हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 13 दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। और टर्म 2 के अकॉर्डिंगली हम लोग सेशन यहाँ पर लगा रहे हैं। आज हमारा सेशन नंबर 3 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास आज जो टॉपिक स्टार्ट है वो है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो किस तरीके से काम करती है, क्या उसका वर्किंग प्रिंसिपल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आपने कल ये देखा था कि इलेक्ट्रिक मोटर एक वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। चलिए वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ते हैं। When a current carrying conductor is placed in a magnetic field such that direction of current is perpendicular to magnetic field, it experiences a force। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से रखा जाता है कि डायरेक्शन जो करंट का है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का होता है, तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। एक्चुअली यहाँ पर वर्ड आना चाहिए मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करता है। दिस फोर्स कॉजेस द कंडक्टर टू मूव। और इस फोर्स की वजह से जो कंडक्टर है वो मूव करना शुरू कर देता है। यानी कि आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो एक मैग्नेटिक की तरह काम करेगा। उसे आपने एक दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो जब दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वजह से ही जो कंडक्टर है वो मूव करना शुरू कर देगा। एंड दैट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर में क्या क्या चीजें यूज होती हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक मोटर में रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। आपको इंसुलेटेड कॉपर वायर यूज करनी है, बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स होगी, और ए बी सी डी हम लोगों ने उसको नाम दिया है। समझने के लिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक जो टर्म है वो कंसिडर करेंगे, बट रियलिटी में बहुत सारी नंबर ऑफ टर्म्स होती है। मेरे यहाँ पे एक पेज पे बनाया हुआ है, जैसे रेक्टेंगल है मेरे पास, यू कैन सी। देखिए ये एक रेक्टेंगल पेज है मेरे पास, और मैंने इसको बनाया हुआ है ए बी सी एंड डी। तो दिस इज लाइक अ रेक्टेंगुलर कॉइल। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्थ पोल, एस स्टैंड्स फॉर साउथ पोल। यानी कि हमने अपनी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया हुआ है। करेंगे इसकी बात वर्किंग की प्रॉपरली। पहले अपा आगे चलते हैं कंपोनेंट्स पे। तो रेक्टेंगुलर कॉइल हम लोगों ने कर लिया। Then coil is placed between two poles of magnetic field such that AB and CD arms are perpendicular to the direction of magnetic field। जो आपको दिखाया था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में हमने रखनी है, और इस तरीके से रखनी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इन आर्म के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। और ए बी इसके साथ परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और जो आपका सी डी आर्म है वो भी 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रही है। ए बी ये 90 का एंगल, सी डी ये भी 90 का एंगल बन रहा है, जो उन्होंने सेकंड पॉइंट में हम लोगों को कहा है। देन तो कोयल हम लोगों ने प्लेस कर लिया है। उसके बाद है एंड्स ऑफ कोयल आर कनेक्टेड टू टू हाफ्स पी एंड क्यू ऑफ अ स्प्लिट रिंग। एक रिंग यूज करनी है जिसके दो हिस्से हैं, तभी इसको अपन क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग बोलते हैं। यानी कि एक रिंग है जो दो हिस्सों में बटी हुई है, और उसको हमने पी एंड क्यू नाम दिया हुआ है। तो जो कोयल के एंड्स हैं वो हमने उस स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्ट करने हैं। तो जैसे कि ये मैंने यहाँ पे पी क्यू स्प्लिट रिंग ऐसे होता है हाफ हाफ, तो स्प्लिट मतलब दो हिस्सों में बांटती है। तो एक एंड पी से कनेक्ट कर दिया है, और जो सी डी वाला पार्ट है वो क्यू से अभी इनिशियली मैंने कनेक्ट
कर दिया है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया आपका। नेक्स्ट है हमारे पास द इनर साइड ऑफ दिस हाफ आर इंसुलेटेड एंड अटैच टू एन एक्सेल। जो इन हाफ्स के अंदरले साइड्स है वो इंसुलेटेड है, मतलब हम लोग इनमें से करंट तो पास करेंगे लेकिन अंदर वाली साइड पे करंट पास नहीं होगा, उनको इंसुलेटेड बनाया जाएगा। एंड अटैच टू एन एक्सेल, और एक्सेल के साथ अटैच करेंगे ताकि जब ये कॉइल रोटेट करेगा तो उसके साथ जुड़ के ये वाली रिंग्स भी रोटेट करेंगी और रिंग्स के साथ वो एक्सेल भी रोटेट करेगा। द एक्सटर्नल एजेस conducting edges of P and Q touch two conducting stationary brushes X and Y respectively। जो हम लोगों ने P और Q है उनको, जो बाहर वाले एजेस हो गए उनको टच करवाना है ब्रशेस X एंड Y के साथ। और जो ब्रशेस हैं वो स्टेशनरी हैं, मतलब वो अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते, लेकिन P Q जो रिंग है वो अपनी जगह चेंज करती रहेंगी। तो वी कैन से एक्स वाई जो है वो स्टेशनरी हो गया और पी क्यू जो है वो मूवेबल हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जस्ट लाइक दिस। आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो ब्रशेस आपको दिख रहे होंगे एक्स एंड वाई, ये फिक्स है, अपनी जगह नहीं छोड़ने वाले, लेकिन पी क्यू रोटेशन के साथ अपनी जगह इंटरचेंज करते रहेंगे। कंडक्टिंग ब्रशेस जो होते हैं वो बैटरी के साथ कनेक्ट होते हैं, मतलब जो करंट हम लोग देंगे बैटरी के थ्रू वो एक्स और वाई के थ्रू ही कॉइल के थ्रू फ्लो करने वाला है, लाइक दिस इज अ डीसी मोटर। आपको इसे डीसी मोटर भी कह सकते हो। आप देख सकते हो ये आपने बैटरी कनेक्ट कर दी है और बैटरी से एक्स कनेक्ट कर दिया है ब्रश, और यहाँ से करंट फ्लो करके फिर वाई के थ्रू वापस चला जाएगा, कंप्लीट करेगा सर्किट को। तो यानी कि एक्स और वाई करंट को कॉइल के अंदर भेजने का काम यहाँ पर करते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर के कंपोनेंट्स है वो तो अपने कंप्लीट हुए। अब आप चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। वर्किंग में फर्स्ट पॉइंट क्या है, करंट इन दी कोयल ए बी सी डी एंटर्स फ्रॉम द सोर्स बैटरी थ्रू कंडक्टिंग ब्रश एक्स एंड फ्लोज बैक टू बैटरी थ्रू ब्रश वाई। अब आपने क्या देखा कि जो करंट है स्टार्टिंग में, मैं हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ही डायग्राम समझ रहे हैं और वर्किंग उसी के अकॉर्डिंग लिखी है अपने। करंट एक्स पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से वाई के थ्रू ये वापस बैटरी के अंदर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग में जो डायरेक्शन है करंट की वो ए से बी, बी से सी और सी से डी और डी से वापस बैटरी की तरफ जाने वाली है, लाइक दिस, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। ए टर्मिनल जो है कनेक्शन वो एक्स और पॉजिटिव से किया हुआ है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारा करंट फ्लो कर रहा है, ए टू बी, बी टू सी, सी से डी। ओके, नोटिस दैट करंट इन आर्म एबी ऑफ द कॉइल फ्रॉम ए टू बी, बिल्कुल हमने देखा करंट ए से बी की तरफ जा रहा है। सी डी, इन आर्म सी डी इट फ्लोज फ्रॉम सी टू डी, सी डी में ये सी से डी की तरफ आ रहा है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू आर्म ए बी। यानी कि जो करंट की डायरेक्शन ए बी में है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन सी डी में है। ए बी में करंट आप अभी बोल सकते हैं कि ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन सी डी में करंट नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस तरीके से करंट का डायरेक्शन दोनों आर्म्स में ऑपोजिट हो गया। On applying Fleming's left hand rule for the direction of force on a current carrying conductor in a magnetic field, the force acting on arm AB pushes it downwards while force acting on CD pushes it upward। अब हमें ए बी और सी डी पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन पता करनी है। अब हमारी कोयल लाइक दिस ऐसे प्लेस होगा हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से हम लोग प्लेस करने वाले हैं। मतलब आप देखिए कि जो ए बी है वो लाइक दिस और सी डी लाइक दिस, तो इस तरीके से ए बी इधर है और सी डी इधर बनी हुई है, लाइक दैट। अब आप देख सकते हो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ए बी में करंट ए से बी की तरफ, सी डी में सी से डी की तरफ करंट
फ्लो कर रहा है। हमने कल देखा था कि जब हमें फोर्स की डायरेक्शन पता करनी है तो वी हैव टू यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड की फिंगर फर्स्ट, सेकंड और थंब को स्ट्रेच करना है सो दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखिए ये मिडिल वाली फिंगर आपको, ये फर्स्ट फिंगर आपको क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड जो इस साइड है नॉर्थ से साउथ। ये वाला डायरेक्शन बताता है करंट का, मिडिल फिंगर। करंट हमारा ए से भी ऐसे जा रहा है तो इट मींस मुझे ये इस तरीके से अपनी फिंगर रोटेट करना पड़ेगा। देखिए ये जो फर्स्ट फिंगर है वो अभी भी नॉर्थ से साउथ की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन जो मिडिल फिंगर है अब वो करंट की डायरेक्शन में आ गई है। तो जो अपना थंब है वो कहाँ पे जा रहा है, इट इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। तो इसका मतलब क्या है, ये जो ए बी वाला कंडक्टर है ये नीचे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो ए बी पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड लगने वाली है। अब सी डी की बात करेंगे। सी डी में आप लोग क्या देख रहे हो, सी डी में जो करंट है वो लाइक दिस इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस और करंट इज लाइक दिस, सी से डी। तो आपका थंब कहां पे पॉइंट कर गया, इट इज पॉइंटिंग अपवर्ड। तो इसका मतलब क्या है, जो सी डी पे फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। कहने का मतलब क्या है, ए बी आर्म नीचे की तरफ और सी डी आर्म ऊपर की तरफ मूव करेगी लाइक दिस। आप ऐसे बोल सकते हो इस तरीके से, ए बी नीचे की तरफ और सी डी ऊपर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि ये दोनों आर्म्स मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 यानी परपेंडिकुलर का काम कर रही हैं। हम BC और AD की बात क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के या तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। तो जब भी पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है तो फोर्स जीरो लगती है, इस वजह से इनके ऊपर लगने वाली फोर्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा, सिर्फ AB और CD के ऊपर लगने वाली फोर्स को ही कंसिडर करेंगे। तो अभी हमने देखा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करके AB नीचे की तरफ और CD ऊपर की तरफ मूव कर रही है। चलिए आगे चलते हैं। Thus the coil and axis O mounted free to turn around an axis rotate anti-clockwise। तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो अपना कॉइल है ये ऐसे मूव करेगा, तो इट इज एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपकी जो घड़ी की सुइयां है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करना शुरू कर देगा। अगर इस तरीके से हमने कनेक्शन और सर्किट कंप्लीट किया है। At half rotation, Q makes contact with brush X and P with brush Y। देखिए अभी जो आपका P रिंग है वो कनेक्टेड है X के साथ और जो Q है वो Y के साथ कनेक्टेड है। हमने बात की P और Q तो मूव करेंगे लेकिन X और Y फिक्स है। तो जब हाफ रोटेशन होगा तो P घूम के Q की जगह पे आ जाएगा और Q घूम के P की जगह पे आ जाएगा, लेकिन जो XY है वो तो फिक्स है। तो इसका मतलब क्या हो गया, P जो है वो Y के साथ कनेक्ट हो जाएगा और Q जो है वो X के साथ कनेक्ट हो जाएगा हाफ रोटेशन पर, जो बात इन्होंने आप लोगों को इस पॉइंट में बताई। Therefore the current in the coil gets reversed and flows along the path DCBA। अब अगर आपके P और Q की पोजीशन इंटरचेंज हो गई तो इसका मतलब क्या है, अब पॉजिटिव टर्मिनल वाला जो पार्ट है वो CD वाले के साथ कनेक्ट हो गया Q के साथ। तो जो करंट है वो ऐसे फ्लो करेगा, यानी कि D से C, C से B, B से A, क्योंकि जो P और Q है उनका पोजीशन इंटरचेंज हो गया। पहले P आपका पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड था X के थ्रू, अब Q X के थ्रू पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा और करंट का डायरेक्शन D से C, C से B, B से A और इस तरीके से बैक जाएगा। तो इन केस हम लोग कह सकते हैं कि AB में करंट A से B की तरफ जा रहा था तो अब वो B से A की तरफ आएगा। CD में करंट C से D की तरफ जा रहा था तो अब वो D से C की तरफ मूव करेगा, यानी कि डायरेक्शन जो है करंट का वो ऑपोजिट हो गया। A device that reverses the direction of flow of current through a circuit is called commutator। तो ऐसा डिवाइस जो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है एक सर्किट में, उस डिवाइस को हम लोग कम्यूटेटर बोलते हैं। सो कम्यूटेटर वो चीज है जो करंट की डायरेक्शन चेंज कर देगा। अगर मान लो जैसे अभी बात कर रहे हैं A से B, B से C, C से D जा रहा था करंट, लेकिन हाफ रोटेशन पे D से C, C से B, B से A गया,
रिवर्स हो गया, तो दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटर। इन इलेक्ट्रिक मोटर स्प्लिट रिंग्स एक्ट एज ए कम्यूटेटर। तो हमारी जो डीसी मोटर है, ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है, इसमें जो आपके ये स्प्लिट रिंग यूज किए हैं पी एंड क्यू, ये स्प्लिट रिंग्स यहाँ पर कम्यूटेटर का काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब पी और क्यू ने अपने कनेक्शन इंटरचेंज किए तो करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स हो गया, और इस तरीके से यहाँ पे स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का काम कर रहा है। The reversal of current also reverses the direction of a force acting on two arms AB and CD। अब हम लोगों ने कल देखा था कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो अगर करंट की डायरेक्शन बदल गई AB और CD में, तो उनके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो भी डायरेक्शन क्या कर लेगा, अपनी चेंज कर लेगा। इसका मतलब क्या है, जो AB पहले डाउनवर्ड था अब वो ऊपर की तरफ, और जो CD पहले ऊपर की तरफ था वो नीचे की तरफ मूव करेगा। यानी कि हमने स्टार्टिंग में इसको ऐसे रोटेट किया, तो अब CD इधर आ गया है, AB इधर आ गया, करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स हो गया। तो अब AB ऊपर की तरफ और CD आपका नीचे की तरफ मूव करेगा, यानी कि डायरेक्शन करंट का रिवर्स कर दो तो फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है। यही बात उन्होंने आप लोगों को कही है। Thus the arm AB of the coil that was earlier pushed down is now push up। अब जो AB पहले नीचे की तरफ थी अब वो ऊपर की तरफ जाएगी। And arm CD previously pushed up is now pushed down। और जो CD आर्म है जो पहले ऊपर की तरफ जा रहा था वो नीचे की तरफ जाना शुरू करेगी, क्योंकि डायरेक्शन करंट का चेंज हो गया। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो जो थंब है उनकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, जो पिछले केस में हम लोगों ने देखा। Therefore, coil and axle rotate half a turn more in the same direction। तो इस तरीके से कॉइल और एक्सेल घूमते रहेंगे और दोबारा वो सेम डायरेक्शन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में ही रोटेट करेंगे। द रिवर्सिंग ऑफ द करंट इज रिपीटेड एट ईच हाफ रोटेशन। हर हाफ रोटेशन पे ये करंट का रिवर्स होना ही होना है। क्यों? क्योंकि हाफ रोटेशन पे दोबारा फिर क्यू वाई के साथ और पी एक्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो ये करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी, गिविंग राइज टू कंटिन्यूस रोटेशन ऑफ द कॉइल एंड टू एक्सेल। और इस तरीके से कॉइल और एक्सेल को कंटिन्यूटी में रोटेशन मिलता रहेगा, और यही बात उन्होंने आप लोगों को कही है। द कमर्शियल मोटर यूज। अब जो हम लोग फैन की बात करते हैं, अपने पानी वाली मोटर की बात करते हैं, उनमें जो मोटर यूज होते हैं उनमें क्या कुछ यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट की जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी ऑन करे तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करे, और इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाए तो उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कॉइल। जो अपने पास वायर लेंगे जिसमें करंट फ्लो करवाना है, उसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो बहुत सारी लेंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए आपको एक टर्न की बात की जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली में बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा टर्न्स होंगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग जनरेट होगा। सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच कॉइल इज बाउंड। अब ये जो कॉइल अपन ने बाउंड की है, इसको एक मटेरियल के ऊपर बांधेंगे, उस मटेरियल को हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत आसानी से और जल्दी मैग्नेटाइज हो जाती है। The soft iron core on which the coil is wound plus the coil is called armature। तो सॉफ्ट आयरन कोर जिसके ऊपर आपने कॉइल को बाउंड किया है और कॉइल, इन दोनों को हम लोग मिला के आर्मेचर बोलते हैं। तो यानी कि आर्मेचर में क्या हो गया है, सॉफ्ट आयरन कोर प्लस कॉइल, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को वी कॉल आर्मेचर। और इसका काम क्या है, दिस इनहेंसेस द पावर ऑफ द मोटर। ये मोटर की पावर को बढ़ा देता है, उसकी क्षमता को बढ़ा देता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक फैक्टर क्या चल रहा है, मैग्नेटाइजेशन। और अगर सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करेंगे तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली की मोटर की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो आप लोगों का डन हुआ, और आई होप कि आप लोगों को टॉपिक क्लियर हुआ होगा। 25% हमारा आज और डन हो गया, यानी कि 75% टोटल हम लोग कर चुके हैं। वी आर लेफ्ट विद ओनली 25%। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।